हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएपीएफ एसी 2024 के पॉलिटी के क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, कहां से वो क्वेश्चंस आए थे और उनका क्या एनालिसिस है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पॉलिटी का जो क्वेश्चन इस बार जो है देखने को मिले थे आपके एग्जाम में दोस्तों, टोटल 9 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और लास्ट के 7 से 8 साल से जो है दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ अलग सब्जेक्ट, अलग अलग पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब। इससे वाहियात क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखे भाई। इतने टफ लेवल के क्वेश्चन इन्होंने डाले, मुझे नहीं पता कि बच्चों क्या समझते हैं। और जितने भी मेरे प्यारे यूट्यूबर भाई हैं जो ये बोल रहे कि हाँ पेपर तो बहुत आसान था, देखिए बाहर से देखने में पेपर बहुत आसान लगता है। जो बच्चा एग्जाम हॉल में बैठता है, मुश्किल क्वेश्चन जो होते हैं वो तो आते ही नहीं है, आसान क्वेश्चन भी जो है इस फ्रस्ट्रेशन में गलत हो जाते हैं कि यार इतने मुश्किल क्वेश्चन क्या मैं सोल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मुझे इतना नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, तो कोई भी आपको अगर ये कहे कि पेपर आसान था तो प्लीज़ उसकी बातें मत सुनिए। सिर्फ और सिर्फ बाहर से जो है पेपर आसान लगता है, जब बच्चा बैठता है एग्जाम हॉल के अंदर तब पता चलता है रियलिटी में पेपर कितना टफ था दोस्तों। ठीक है, तो पॉलिटी के टोटल जो है 9 क्वेश्चन इस बार आए थे आपके, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप सही से उनको कर सकते थे, वो भी तब जब आपकी नॉलेज अच्छी थी। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल एक बच्चा आया, नॉर्मल पढ़ लिया और जाके कर दिया, वो 3-4 भी नहीं कर पाएगा। 3-4 तो मैं उसके लिए कह रहा हूँ जिसने अच्छी पढ़ाई करी होगी। ठीक है, उसी संदर्भ में हम देखते हैं सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 82, Who among the following president of India sent back the Post Office Amendment Bill 1986 for the reconsideration of the Parliament। ठीक है, अब काफ़ी जो हमारे महान यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे फेलो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने इसका आंसर जो है आंसर की में ज्ञानी जैल सिंह दिया है, बट इसका आंसर ज्ञानी जैल सिंह नहीं होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा आर वेंकट रमन। ठीक है, स्टोरी पे चलते हैं क्वेश्चन की कि क्या क्या थी ये स्टोरी। 1986 के अंदर प्रेसिडेंट जैल सिंह ने जो है फर्स्ट टाइम पॉकेट वीटो का जो है इस्तेमाल किया था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के अंदर दोस्तों। ठीक है, ये बिल जो है बेसिकली राजीव गांधी की गवर्नमेंट जो है वो पास करवाना चाहती थी, जिससे वो फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर जो है इस रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा सके दोस्तों। ठीक है, वो चाहते थे कि प्रेस के ऊपर हमारा ही अधिकार हो और जो पार्लियामेंट चाहे वही जो है प्रेस उसी तरीके से काम करे। बट आपको पता है प्रेस जो है हमारे इंडिया में वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे काम करती है, राइट, जिसको जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। आफ्टर 3 ईयर्स 1989 में जो है जो हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट आए आर वेंकट रमन, उन्होंने जो है इस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास वापस भेजा कि भाई एक बार सोच विचार कर लो, मुझे ये बिल ठीक नहीं लग रहा है, पता चले कल को जो है और गालियां पड़े हमें। ठीक है, तो इसलिए जो है इस बिल को वापस भेज दिया गया था पार्लियामेंट के पास। ठीक है, और नई गवर्नमेंट जब आई फाइनली, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो जब आई थी नेक्स्ट गवर्नमेंट, तो उसने जो है इस बिल को जो है बिल्कुल ही ड्रॉप कर दिया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आर वेंकट रमन आएगा दोस्तों। ठीक है, 82 का ए। नेक्स्ट आ जाइए, ये इसकी जो है समरी है, आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 93, अंडर विच वन अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन एवरी म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, अब देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि यार ये बहुत ईजी क्वेश्चन है या बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ये दोनों चीज़ें हैं दोस्तों। ये आसान भी हो सकता है, ये मुश्किल भी हो सकता है, डिपेंड करता है स्टूडेंट की नॉलेज पे, कितना डेप्थ में बच्चा पढ़ता है और कितनी फैक्चुअल चीज़ें याद रख पाता है। ठीक है, अब कुछ बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल होगा कि यार इतना फैक्ट थोड़ी ना कोई याद करता है, लेकिन कुछ बच्चे जो है फैक्ट याद करने में थोड़े आसान रहते हैं उनके लिए, तो वो इसका जो है करेक्ट आंसर जरूर लगा के आ पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, जो बच्चा रेगुलरली PYQs को फॉलो करता है वो बच्चा इस क्वेश्चन को 200% कर सकता था। मैं जस्ट आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका आर्टिकल 243 से, जिसमें आपके दोनों आते हैं, आपकी पंचायत भी आती हैं और आपकी म्यूनसिपैलिटी भी आती है। ठीक है, इन दोनों के रिगार्डिंग जो है आर्टिकल 243 है। कुछ आर्टिकल हैं, आर्टिकल ए से लेके पता नहीं ऐसा जेड या पी ऐसा कुछ तक है, वो आपके पंचायत के होते हैं, उसके बाद वाले आपके म्यूनसिपैलिटी के होते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन एवरी म्यूनसिपैलिटी। अब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन पहली बार आ रहा है, अगर आप देखोगे सिमिलर क्वेश्चन जो है आपका CDS 2 2021 में आया था। अंडर द विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन बीन मेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द फॉर द वुमेन इन पंचायत। यहाँ पे पंचायत का आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन में म्यूनसिपैलिटी पूछा है। सिमिलर सा क्वेश्चन जो आप देखोगे NDA 2 2022 के अंदर आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ पंचायत अंडर आर्टिकल 243G। ये आपका 243 है सेम। ठीक है, यानी कि आर्टिकल आपका बिल्कुल सेम है, उसके अलग अलग जो सब पार्ट्स है उसके ऊपर क्वेश्चन है, यानी कि 2 बार क्वेश्चन आपके ऑलरेडी आए हुए हैं। अब जो बच्चा समझदार है, जो बच्चा PYQs को गो थ्रू कर रहा है, अब एक चीज़ मैं और समझाना चाहता हूँ आपको दोस्तों, PYQs को जब भी आप गो थ्रू करो, प्लीज़ मेक श्योर उस टॉपिक से रिलेटेड आप जो भी फैक्ट हैं वो सब पढ़िए। अगर आपको एक वीडियो चाहिए कि सर आप मुझे बता दो कि PYQs जो हैं कैसे एनालाइज करते हैं,
कैसे पीवाईक्यूज को सोल्व करते हैं, कैसे उसके नोट्स बनाते हैं और कैसे जो है पीवाईक्यूज के बेसिस पे आने वाले फ्यूचर क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट करते हैं, उसके ऊपर अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो लिख दो वीडियो बना दो। क्या लिखना है आपको? वीडियो बना दो। ठीक है। अब जो नए बच्चे होंगे जो पूरी वीडियो नहीं देखते उनको लगेगा पता नहीं क्या लिख रहे हैं सब बच्चे, वीडियो बना दो, बट मैं समझ जाऊंगा कि आपको चाहिए कि पीवाईक्यूज को एनालाइज कैसे करते हैं, कैसे आने वाले क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट उस बेसिस पे कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये थे आपका CDS 221 के अंदर का क्वेश्चन, ये था NDA 2 2022 का क्वेश्चन। अब आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता है ये सब चीज़ें? मुझे इसलिए पता है, स्टडी फंडा का एक्सक्लूसिव एक प्रोग्राम है UPSC ऑल इन वन, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पंचायत का जो है हमारा एक टेस्ट है आपका। ठीक है। पंचायत के टेस्ट में टोटल 60 क्वेश्चन है। ठीक है। तो आज तक जितने भी पंचायत के क्वेश्चन आए हैं किसी भी UPSC एग्जाम, जैसे CAPF, CDS, NDA, CISF, ACLDC, जियोलॉजी, CPF एग्जाम, सब पंचायत के क्वेश्चन हमने एक ही टेस्ट में डाले, तो तकरीबन 60-65 क्वेश्चन वो है। तो इन फ्यूचर अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो अगर ये 60 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते तो ये क्वेश्चन आप जो है ऑलमोस्ट ठीक कर सकते थे। ठीक है। इसका सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता है, पूरे साल के जो है आपको 999 रुपीज़ का जो है फीस लगेगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बैक टू क्वेश्चन था आपका, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन एवरी म्यूनिसिपैलिटी? इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। राइट। ये आप देखोगे आपका जो टेबल है, टेबल 40.3, डिपेंड करता है कौन सी बुक से आप पढ़ रहे हो। ये लक्ष्मीकांत का लेटेस्ट एडिशन से जो है फोटो लिया है हमने। तो यहाँ पे जो है इसमें आप देखोगे म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो है रिजर्व्ड सीट जो है वो कौन से उसके अंदर दिया हुआ है, वो दिया है 243T के अंदर। ठीक है। आर देखो, आर तो नहीं है यहाँ पे, कंपोजिशन दिया हुआ है म्यूनिसिपैलिटी का, एस भी नहीं है यहाँ पे, टी आपका रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है और दूसरा है ZA देखोगे तो इलेक्शन है। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा C ऑप्शन। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? सम राइट्स कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट ओनली. Some rights contained in the part 3 of the Constitution of India are enforceable in favor of citizen only. Some rights contained in the part 3 of the Constitution of India enforceable against both the state and the individuals. ठीक है। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चे देखिए ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट टू डायरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए कि भाई सीधा मुझसे ये पूछ ले बस आर्टिकल 14 में क्या है, 15 में क्या है, 18 में क्या है, 20 में क्या है। देखो दोस्तों, आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, कोई भी जो है ये ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देंगे। आपके सिलेबस से ये क्वेश्चन है, अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप कहोगे कि सर मजा ही आ गया बिल्कुल। ठीक है। चलो क्वेश्चन को करते हैं। आप में से जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन को देख के अगर डर गए हों कि यार ये तो पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता है क्वेश्चन और यहाँ से कोई आइडिया भी नहीं लग पा रहा है कि यार क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो सर डर लगा देख के क्वेश्चन। ठीक है। तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, ताकि इसको मैं और बेटर तरीके से जो है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो देख के आप डर जाते हो बट एक्चुअली में क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं अगर आप थोड़ा सा उसमें प्रेजेंस हो, माइंड लगाओगे तो। ठीक है। इसमें से 3 स्टेटमेंट दिए, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी, तीनों में से कौन कौन सी है। ठीक है। पहली स्टेटमेंट में जैसा कि बोला इसने कि सम पार्ट कंटेन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहला आपका जो काम है, आपको यही पता होना चाहिए कि पार्ट 3 है क्या सौदा है। ठीक है। हरियाणवी में बोल रहा हूँ, पार्ट 3 के सौदा है भाई। ठीक है। तो पार्ट 3 जो है आपका, पार्ट 3 है आपका फंडामेंटल राइट। क्या है? फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 32 तक। ठीक है। इसके अंदर जितने भी आर्टिकल आते हैं वो पार्ट 3 में आते हैं आपके। ठीक है जी। क्या बोल रहे हैं? कुछ राइट जो हैं पार्ट 3 के अंदर जो मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वो जो है स्टेट के अगेंस्ट में एनफोर्स होते हैं। ठीक है। क्या ऐसा कुछ है? अब देखिए UPSC की कोर्स साइकोलॉजी आपको समझाना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ हमेशा UPSC क्या करता है, अपने क्वेश्चन में ना कुछ वर्ड्स डालता है जिनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें यहाँ पे कीवर्ड है आपका सम। ठीक है। सम। ठीक है। अगर यहाँ पे लिखता मैनी राइट्स कंटेन्ड इन पार्ट 3 तो गलत हो जाता, ऑल राइट्स कंटेन्ड इन पार्ट 3 तो भी गलत हो जाता है। सम मतलब कुछ, यानी कि आर्टिकल 12 से 32 तक ऑलमोस्ट 20-22 आर्टिकल आपके बनते हैं। तो 20-22 में से कुछ आर्टिकल जो हैं आपके स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्सेबल है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। चलो देखते हैं, डिकोड करते हैं कौन सा ऐसा आर्टिकल है दोस्तों जो कि स्टेट के अगेंस्ट में जो है अपनी बात बोलता है। तो ऐसा आर्टिकल कौन सा है? गैस करो। आर्टिकल 14। ठीक है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है स्टेट्स के अगेंस्ट कि स्टेट जो है उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा देयर शैल बी, मतलब क्या था आर्टिकल 14 भाई? हाँ, आर्टिकल 14 था इक्वलिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, ऐसा कुछ था। ठीक है। अब आप कहोगे भाई बहुत दिन हो गए पड़े हुए, बट ठीक है।
इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, ये आपका आर्टिकल 14। अब ये कौन इंश्योर करके देगा कि भाई गरीब के लिए भी वही जो आपका न्याय है वो होगा और अमीर के लिए भी सेम होगा, ठीक है। लेडीज के लिए भी वही रूल एप्लीकेबल होंगे, जेंट्स के लिए भी वही रूल एप्लीकेबल होंगे, मतलब कानून की नज़र में सब बराबर होंगे। तो स्टेट के अगेंस्ट ही तो बात बोल रहे कि स्टेट को इंश्योर करना है भाई, ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए अलग लॉ बना दिया, गरीब के लिए अलग लॉ बना दिया, नहीं, ठीक है। तो ये जो है स्टेट के अगेंस्ट में जो है डेफिनेशन बोली गई है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ फिर, सम राइट्स कंटेन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एनफोर्सेबल इन फेवर ऑफ द सिटीजन्स ओनली। कौन सा ऐसा राइट है जो सिटीजन को फेवर करता है, बताओ, ठीक है, बताइए बताइए कौन सा ऐसा है। तो ऐसा है आर्टिकल 19, ठीक है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, ये सब क्या है, सिटीजन को तो राइट दिए हैं, फेवर किया है उनको कि भाई आपकी मर्जी है, आपको कुछ भी बोलना है तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाय द वे जो ऊपर वाला जो था आपका स्टेट के अगेंस्ट में, वो उसमें आर्टिकल 15 भी आ जाएगा आपका। 15 कैसे आ जाएगा, बोला जाता है ना कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीबडी ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स और ये सब, तो ये स्टेट के अगेंस्ट में आता है, ठीक है। तो पहला भी बिल्कुल सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड देख लेते हैं अब। सम राइट कंटेंट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट बोथ द स्टेट एंड द इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि भाई कुछ राइट ऐसे हैं जो दोनों के, स्टेट और इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी जो है एप्लीकेबल है। कैसा है, कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट बताओ, आर्टिकल 17, ठीक है। बोलता है ना आर्टिकल 17 कि भाई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, अगर किसी ने भी की तो सजा मिलेगी। इसमें चाहे स्टेट हो, प्राइवेट इंडिविजुअल हो या कोई सिटीजन भी हो, अगर आप भी किसी को अनटचेबल के उससे देखते हो या ऐसा महसूस सामने वाले कराते हो तो आपको भी सजा होगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपको। बाय द वे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट एक्चुअली में है क्या चीज़ है, उसका जो है कौन कौन सी चीज़ें स्टेट में आती हैं, वो चीज़ आपको कमेंट करके बता दो जल्दी से। और बिलीव मी, CAPF AC 2022 या 23 के अंदर एक क्वेश्चन ऑलरेडी स्टेट की डेफिनेशन के ऊपर आ चुका है, नहीं अगर यकीन तो जाके चेक कर लो आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, ये आपका डेफिनेशन आप इसमें से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 88। मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन किस नज़रिए से UPSC ने बनाया है, बिल्कुल वाहियात क्वेश्चन, बहुत मुश्किल क्वेश्चन और पता ही नहीं बस इसका क्या है, ठीक है। आंसर की अगर बात करो तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। द मुदीवन कमेटी रिकमेंडेड द सेपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द ऑडिट एज अ नेसेसरी फाइनेंशियल रिफॉर्म। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, मुदीवन कमेटी बहुत पहले बनी थी, आज़ादी से भी पहले। इसने जो है रिकमेंड किया था डायरकी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, दूसरे वाली ठीक है भाई, ये लक्ष्मीकांत के अंदर दी हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। ये इजी क्वेश्चन है, कर सकते थे आप। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ मेंबर ऑफ द सिविल सर्विस वेदर और ऑफ यूनिफॉर्म और अ स्टेट सीक्स प्रोटेक्शन फ्रॉम अनलॉफुल डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका आर्टिकल 311। सिंपल सा मतलब है इसका, कोई भी सिविल सर्वेंट है उसको उसके एक्शंस के लिए जो है अनलॉफुली डिसमिस नहीं किया जाएगा सर्विस से। फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं पुलिस वाला हूँ, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, वैसे हूँ नहीं बट मान लो आप, ठीक है। कोविड का टाइम था, ठीक है, मेरी ड्यूटी मुझे ये दिया गया है कि भाई कोई भी अननेसेसरी रोड पे नहीं घूमेगा, ठीक है। अगर रोड पे घूमा तो आपकी खैर नहीं है। मैंने सारी चीज़ें करी, सारे प्रावधान किए कि कोई भी रोड पे ना निकले, लाउड स्पीकर लगवा दिए, सारी चीज़ें करवा दी, ठीक है। फिर मुझे दिखते हैं 2-3 लड़के जो हैं छपरीपंती कर रहे हैं, स्कूटी पे 3-3 लोग बैठ के आ रहे हैं और उनको अलाउड भी नहीं है जबकि, तो मुझे आ गया गुस्सा, मैंने एक डंडा खींच के मार दिया उनको भगाने की उससे, ठीक है, सबक सिखाने की उससे। तो ऐसा नहीं कि इस बात के ऊपर मुझे नौकरी से निकाल दें कि भाई तुमने डंडा कैसे मार दिया, नहीं, वो मेरी ड्यूटी थी इसलिए मैंने उसको डंडा मार दिया। हालांकि ये वायलेंस है, अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, बट ठीक है कुछ चीज़ों में चलता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आर्टिकल 311 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये डेफिनेशन जो है आपकी यहाँ पे दी हुई है, अ सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू दैट बाय विच ही वाज अपॉइंटेड, ठीक है। तो ये है, देख लेना, इसको पढ़ लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन बोलता है द एबोलिशन ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 वाज रिकमेंडेड बाय द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अब ये जो है आंसर तो सही है, स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन 2005, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आएगा। बट मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन पूछा किस बेसिस पे है, ठीक है। हालांकि 2019-20 के टाइम पे, राफेल के टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के रिगार्डिंग जो है आई थी, बट अभी करंटली मुझे कोई सिग्निफिकेंस का लगा नहीं, बट क्वेश्चन पूछा है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक छोटा सा पेज देख के
आपको क्या लगता है कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो? गैस करो, चलो पहले गैस करो, दिमाग में एक नंबर लेके आओ, उसके बाद मैं कमेंट में आपको फिर बताता हूँ कि कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। सिंगल इस पेजेस के ऊपर जो है आप 3 क्वेश्चन डायरेक्टली जो है हिट कर सकते हो अपने CAPFAC 2024 एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको पहले देख लेते हैं क्या चीज़ है। ये एक डॉक्यूमेंट है 15th फाइनेंस कमीशन का, ठीक है। सारा ही पूरा समरी थी 15th फाइनेंस कमीशन की, 4 पेज की, PRS इंडिया की वेबसाइट है, उसके ऊपर अवेलेबल थी। मतलब ये तो कहीं पे भी अवेलेबल हो सकती है, बट मुझे वहाँ से मिली थी, ठीक है। इसमें दिया हुआ फर्स्ट नंबर पे क्राइटेरिया फॉर द डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स। यहाँ पे 14th फाइनेंस कमीशन के दिए हुए हैं भाई, कितना क्या किस परसेंटेज में जाएगा, ये 15th फाइनेंस कमीशन के दिए हुए हैं ये वाले, ठीक है, इस तरीके से। चलो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज वेटेज असाइन टू द फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी इन द डिवोल्यूशन फॉर्मूला गिवन बाय द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया फॉर शेयरिंग यूनियन टैक्स रेवेन्यू विद द स्टेट्स। ऑप्शन है 10, 15, 7.5, 2.5। यहाँ पे आप देखोगे क्या पूछा है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी पूछा है। ये रहा आपका फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 15th फाइनेंस कमीशन में 10% का दिया है, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ही है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सोल्व। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 96 में क्या बोलते हैं, हाँ ये आ जाओ। 96 में क्या बोलता है, द 15th फाइनेंस कमीशन यूज फिजिकल एफर्ट एज अ क्राइटेरिया फॉर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन अनलाइक द 14th कमीशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स, ये डाला हुआ है ना यहाँ पे, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट, ये जो है आपका 2.5% का जो है इसमें हिस्सेदारी दी गई है, जो कि 14th फाइनेंस कमीशन में मिसिंग थी। तो ये स्टेटमेंट तो सही हुई इस हिसाब से। बोथ द 14th एंड द 15th फाइनेंस कमीशन यूज्ड pre-2011 डेमोग्राफिक वेरिएबल एज द क्राइटेरिया फॉर द हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। ये भी बात सही है, पॉपुलेशन जो है 2011 की यहाँ पे जो है ली गई है, ठीक है, दोनों में, क्योंकि 15th में तो यहाँ पे था ही नहीं, तो यहाँ पे 2011 में ये वाली पॉपुलेशन को लिया गया है, ठीक है जी। तो इसका भी जो है सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 2011 वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द टैक्स डिवोल्यूशन फॉर्मूला फॉर शेयरिंग यूनियन टैक्स रेवेन्यू विद द स्टेट्स बाय विच कमीशन, फाइनेंस कमीशन, 13, 14, 15, 16, 12 है, सॉरी वहाँ पे 16 नहीं है भाई, ठीक है। तो पहली बार जो है 2015 से 20 वाले में 14th फाइनेंस कमीशन में जो है इसका यूज़ किया गया था, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। देख रहे हो आप, सिंगल पेज से 3 क्वेश्चन। अभी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, CDS 1 2025 CAPF का तो हो गया ना भाई, CISF AC LDCE 2025, NDA 1 2025, जियोलॉजिस्ट एग्ज़ाम, नेक्स्ट ईयर का CSC एग्ज़ाम। इन सब एग्ज़ाम्स के अंदर जो ये पेज मैंने जो दिया है ना, ये वाला पेज, इसमें से एक क्वेश्चन आप मिनिमम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो, आ सकता है। वेरी वेरी हाई चांसेस आर देयर कि भाई इनसे क्वेश्चन आपका इन आने वाले एग्जाम में आ जाएगा, इस टेबल से सिंगल, ठीक है। तो जितने भी एस्पिरेंट ये वाले एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, बोलोगे तो व्हाट्सएप कर देना, भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली जो है आ सकता था। तो ये थे 9 क्वेश्चन पॉलिटी के दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जो मन करे आपका, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो बताओ कौन से सब्जेक्ट के लेके आए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, लव यू ऑल, हैव अ गुड डे।